पे डाल लेते हैं नज़र। बाज़ार में हम देख रहे हैं कि फ़िलहाल 24,160 के आसपास के लेवल पे कारोबार हो रहा है। हम देख रहे हैं जो कमज़ोरी है वो एक दायरे में घूम रही है बाज़ार में। बैंक निफ्टी करीब यहाँ पर 100 अंक से कम की कमज़ोरी के साथ कारोबार करता हुआ, लेकिन 52,128 तक के लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चुनिंदा स्पेसिफिक सेक्टर जहाँ पर हमें रफ्तार दिखाई दे रही है, उसमें अगर रियल्टी की बात करें तो यहाँ पर ये सेक्टर दौड़ता हुआ, इसके काउंटर्स भी दौड़ते हुए, मैक्रोटेक लगभग 5% भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटो क्षेत्र की जो रफ्तार है वो रिवर्स गियर में जाती हुई दिखाई दे रही है। बजाज ऑटो, आयशर यहाँ पे टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्टिलाइजर, काउंटर्स और केमिकल्स में आज हम देख रहे हैं कि तेज़ी है। फैक्ट की अगर और देखें आप, 3% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फ़िलहाल बाज़ार की एक एडवांस डिक्लाइन रेशियो के हिसाब से देखिए, डिक्लाइंस 1004, 1531 यहाँ पे एडवांसेस भी दिखाई दे रही हैं। इस घंटे के अगर हम आपको निफ्टी गेनर्स दिखा दें तो ब्रिटानिया 2% ऊपर, BEL लगभग 2.25%, इन्फोसिस, श्रीराम फाइनेंस, एशियन पेंट्स, SBI लगभग 1 से 1.5% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और कमज़ोरी में देखिए आप अदानी एंटरप्राइजेस 4% गिरा हुआ, अदानी पोस्ट लगभग 3.5%, बजाज ऑटो यहाँ पे 2.5% कमज़ोर, सन फार्मा, M&M, आयशर में भी हम देख रहे हैं कि 1.5 से 2.25% तक की कमज़ोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए, इस घंटे बाजार में एक्शन कहाँ है। मिड डे मार्केट का वक्त हो चुका है। अंश भिलवार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो अंश, मिड डे मार्केट के लिहाज से कहाँ एक्शन और सुबह के मुकाबले कहाँ एक्शन में तब्दीली, बताइएगा। बिल्कुल, एक्शन आज एक्चुअली थोड़ा सुस्त नज़र आ रहा है, क्योंकि निफ्टी की शुरुआत थोड़ी अच्छी हुई थी, उसके बाद में फ्लैट के आसपास ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा था। अब थोड़ा सा लाल निशान में जाता हुआ नज़र आ रहा है। लाल निशान में निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर दूसरे इंडेक्सेस हम देखें ब्रॉडर वाले, तो मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही हरे निशान में होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई एक तरफा ट्रेड नहीं हो रहा है, दोनों तरफ के बाजार जा रहा है। निफ्टी थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप ऊपर की तरफ गेन के साथ होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो यहाँ पे भी पूरा मिक्स्ड परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। टॉप गेनर देखें तो यहाँ पे निफ्टी रियलिटी इंडेक्स आज का टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पे नजर आ रहा है, जो कि करीबन कुछ 1% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ ये तीसरा सेशन है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स का जब हमें लगातार खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें मैक्रोटेक, ओबरॉय और शोभा जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें 1 से 4% की तेजी होती हुई नजर आ रही है। सेक्टोरल लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे टॉप लूजर के तौर पे हमें निफ्टी ऑटो इंडेक्स नजर आ रहा है, जो कि 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 2 सेशन से इसमें लगातार अच्छी खरीदारी हो रही थी, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा वसूली सा होता हुआ नजर आ रहा है। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें बजाज ऑटो, आयशर मोटर और TVS मोटर जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें 1 से 2.5% तक की गिरावट होती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की लिस्ट में हमें पर्सिस्टेंट और कोफोर्ज नजर आ रहा है। दोनों ही स्टॉक मामूली गेन के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। कोफोर्ज ऑलमोस्ट अपने फ्लैट लेवल पे आ गया है। सुबह के टाइम पे काफ़ी अच्छी तेज़ी हो रही थी, उसके बाद बिकवाली के चलते ये भी थोड़े से दबाव में आते हुए नजर आ रहे हैं। अब स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की लिस्ट में हमें यहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर्स नजर आ रहा है, बजाज ऑटो और भारत इलेक्ट्रॉनिक नजर आ रहे हैं। तो इनमें जो डायरेक्शन में ट्रेड हो रहे हैं वो भारी वॉल्यूम के साथ हो रहे हैं। तो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटिमेंट बन रहा है मैक्रोटेक और BEL पे, जबकि नेगेटिव बन रहा है बजाज ऑटो पर। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। और राइट, शुक्रिया अंश पूरे मिड डे मार्केट एक्शन के लिए। इंस्टा टावर में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, और इसके पीछे आखिर क्या वजह है, तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, टेलीकॉम स्टॉक्स में जो ये हमें तेजी दिखाई दे रही है, इसके पीछे क्या वजह है और कितनी टिकाऊ रह सकती है ये तेजी? स्पेक्ट्रम की खरीद को लेकर जो भी बैंक गारंटी पहले सरकार लेती थी, तो कंपनियां मांग कर रही थी कि 2022 के पहले की जो भी खरीद थी उस पर बैंक गारंटी से राहत दी जाए। अब सरकार ने राहत दी है, और ये जो राहत है करीब करीब 30-32 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की है टोटल। हम इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें अकेले जो वोडाफोन आइडिया के जो बकाये थे वो थे 24,700 करोड़ रुपए के आसपास के। बाकी जियो के और भारतीय एयरटेल के थे वो 3,000-4,000 करोड़ रुपए के आसपास थे। तो जो मेजर बेनिफिशियरी है वो है वोडाफोन आइडिया। आपको याद होगा करीब 2 महीने पहले DOT यानी कि टेलीकॉम विभाग ने वोडाफोन आइडिया से बकाया चुकाने को कहा भी था। उस दिन एक नोटिस दिया था, उस दिन शेयर ये गिरा भी था। अब ये राहत जरूर निकल के आई है। अच्छा, इससे फायदा ये होगा कि अब तक जो बैंक वोडाफोन आइडिया को कर्ज देने में, क्रेडिट एक्सटेंड करने में आनाकानी करते हुए जो थोड़े दिख रहे थे, शायद उनका थोड़ा सा मन बदले, क्योंकि एक राहत जरूर मिली है फाइनेंशियल्स को सुधारने की दिशा में। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए एक
बड़ी राहत है। क्या इससे चुनौतियां वोडाफोन आइडिया खत्म हो रही है? शायद नहीं। वो क्योंकि चिंताएं आप देखिए वोडाफोन आइडिया के लिए जस की तस है। लगातार कंपनी घाटा पोस्ट कर रही है, सब्सक्राइबर लॉस हो रहा है। अगर हम घाटे को देखें, अगर हम एजीआर समेत बाकी ड्यूज को देखें तो करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा वो बैठता है। तो वो जो चिंता है वो जस की तस है। इसके अलावा अगर हमने देखा था कि एजीआर पर क्यूरेटिव पिटीशन रद्द होने से भी कंपनी को झटका लगा था। एक बड़ी मुसीबत कंपनी के लिए आई थी। जुलाई में कंपनी ने टैरिफ 20% के आसपास बढ़ाया जरूर था, लेकिन बढ़ाने का असर ये हुआ कि लगातार फिर सब्सक्राइबर कंपनी से दूरी बना रहे हैं। और अगर हम मार्च से लेकर अब तक अगर देखें तो लगातार सब्सक्राइबर घट रहे हैं। इसके अलावा 5G रोल आउट के लिए अगर बात करें, बड़े निवेश की जरूरत होगी कंपनी के पास, शायद वो फंड अभी नहीं है, तो बाकी उम्मीदों पर टिका है। एफपीओ से 24,500 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए जरूर थे, लेकिन जो देनदारियां हैं, जो बकाए हैं और जो पैसे की जरूरत है उसके मुकाबले ये रकम काफी ज्यादा कम है। अगर हम सब्सक्राइबर में अगर हम गिरावट की बात करें तो हमने देखा था मार्च में करीब 7.25 लाख सब्सक्राइबर घटे थे, अप्रैल में करीब 7.25 लाख, मई में 9.25 लाख, जून में 8.5 लाख। भारी भरकम आंकड़ा आया था जुलाई में 14 लाख सब्सक्राइबर गिरे थे। अगस्त में थोड़ा सा हमें इंप्रूवमेंट क्या कहेंगे, मतलब थोड़े कम गिरे, 50,000 ही सब्सक्राइबर घटे थे। लेकिन अगेन सितंबर में ढाक के 3 बात वही स्थिति होगी, 15.5 लाख सब्सक्राइबर कंपनी ने गंवाए हैं। तो आज इन तमाम चुनौतियों के बीच में एक राहत कंपनी के लिए जरूर आई है। और चूंकि शेयर काफी ज्यादा बीट एंड डाउन है, 7 रुपए के नीचे चला गया था, तो थोड़ी सी वैल्यू हंटिंग करने की कोशिश हो रही होगी, उससे चलते आज हम तेजी देख रहे हैं। अदरवाइज दिक्कतें जस की तस हैं। बिल्कुल, शुक्रिया अभिषेक। गाड़ियों के एक्सपोर्ट ने नया मुकाम हासिल कर लिया है। सिर्फ पिछले महीने मारुति की 33,000 से ज्यादा गाड़ियों का एक्सपोर्ट हुआ है। इस पर हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी ने मारुति के ईडी राहुल भारती से खास बातचीत की है। आइए इस बातचीत के अंश आपको दिखाते हैं। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने एक नया दर्जा हासिल किया है अपने एक्सपोर्ट्स में, निर्यात में कारों के। क्या कंट्रीब्यूशन रहा सरकार की तरफ से, क्या फ्यूचर होने वाला है, कैसा है पूरा मार्केट, इसके बारे में हमसे बात करेंगे मिस्टर राहुल भारती, जो ईडी हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स के मारुति सुजुकी इंडिया के। राहुल जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। सबसे पहले पूछना चाहेंगे महत्व क्या है इन एक्सपोर्ट्स का, निर्यात का आपके लिए, और किन किन मॉडल्स से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है कंपनी का निर्यात की तरफ से? आज हमने 30 लाख गाड़ियां कंप्लीट की हैं एक्सपोर्ट्स की, एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। और एक्सपोर्ट्स का महत्व ये है कि आप अगर दुनिया के 100 देशों में इतने सक्सेसफुल हैं, इतनी गाड़ियां कस्टमर्स लाइक करते हैं, तो हिंदुस्तान के कस्टमर्स भी उसको लाइक करेंगे कि हमें एक ग्लोबल लेवल का मॉडल मिल रहा है। तो और उसी लेवल ऑफ क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस, सेफ्टी, एमिशन स्टैंडर्ड्स का, तो ये एक काफ़ी अहमियत रखता है। दूसरा, विकसित भारत के लिए कहें या अपने बिजनेस के लिए एक एम्बिशन, बिजनेस ग्रोथ के एम्बिशन के लिए कहें, तो इसमें हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट ग्रोथ है, इससे हमें इसके ऊपर इंक्रीमेंटल ग्रोथ मिलती है, उससे बढ़ के हमें मिलता है। तो हमारे टर्नओवर और प्रॉफिट और ज़्यादा हो सकता है एक्सपोर्ट्स की वजह से। थोड़ा सा महत्व ये भी है कि हम डी रिस्क कर लेते हैं। अगर डोमेस्टिक मार्केट में साइकिल ऊपर नीचे जाता है, बिजनेस साइकिल, तो एक्सपोर्ट से हम उसको थोड़ा सा डी रिस्क कर सकते हैं, कुशन डी रिस्क कर सकते हैं, करेंसी डी रिस्क कर सकते हैं। और कैसे आप फ्यूचर के लिए रेडी हैं इन एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए? इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ा बाजार है, क्या आपकी ई-विटारा आ रही है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी? कैसे आप फ्यूचर के लिए तैयार हैं इन सब मार्केट्स के लिए? अभी तक जो हमने 30 लाख गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की हैं, ये सारी आईसी इंजन गाड़ियाँ हैं। लेकिन हम ईवी, जो हमारी EVX हम लॉन्च करने वाले हैं, वो भी एक्सपोर्ट करेंगे। वो हमारा एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक मॉडल होगा। गुजरात में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और पूरे विश्व में हम उसको सप्लाई करेंगे, यूरोप में, जापान में और भी कई देशों में। इसके अलावा बात करें एक पुश पॉलिसी की तरफ से क्या मिला है आपको? आपके प्लान्स हरियाणा में हैं, गुजरात में हैं, काफ़ी जगह पे हैं भारत में, तो एक पॉलिसी की तरफ से कैसे पुश मिला है और कैसे आप मेक इन इंडिया को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सरकार से भी काफ़ी हमें एक तो प्रोत्साहन मिला है मेक इन इंडिया की तरफ, और दूसरा सरकार ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई हैं, कुछ ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स नेगोशिएट किए हैं, जिससे हमें, मैं आपको उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया, UAE, चिले, इन मार्केट्स में जो हमारी गाड़ियां एक्सपोर्ट हो रही हैं,
वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के लिए सरकार ने लगभग 5% तीनों मार्केट्स में कम हुई हैं। उससे हमारी इन देशों में एक्सपोर्ट बढ़ गया है। मेरे ख्याल से सिर्फ इन 3 देशों की वजह से जो सरकार ने जो ट्रेड एग्रीमेंट्स नेगोशिएट किए या ड्यूटी रिडक्शन नेगोशिएट किया, उससे हमें करीब 12% हमारा एक्सपोर्ट वहाँ से आ रहा है। तो सरकार से भी काफ़ी मदद मिल रही है हमें। चलिए, तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपने देखा, जहां पर गाड़ियों के एक्सपोर्ट का एक नया मुकाम मारुति की तरफ से छूता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। वोडाफोन